अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान है। मैं स्टेप अप ट्रैवल एंड टूर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टर्की का टूरिस्ट या विजिट वीज़ा। आज की वीडियो में हम आपको टूरिस्ट या विजिट वीज़ा हासिल करने की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को कंप्लीट देखें। अच्छा, इस वीडियो में हम आपको तुर्की के वीज़ा की फ़ीस, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट और प्रोसेस बताएंगे, किस तरह से आप तुर्की का वीज़ा लीगली हासिल कर सकते हैं और जो मार्केट में एजेंट्स हजरात होते हैं लाखों रुपए चार्ज करते हैं, उनसे आपको बचाया जा सके और आप लीगल तरीके से तुर्की में एंट्री हासिल कर सकें। अच्छा दोस्तों, इसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट तुर्की का वीज़ा हासिल करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो है आपका पासपोर्ट। कंप्यूटराइज पासपोर्ट चाहिए जिसकी वैलिडिटी तकरीबन 8 महीने होनी चाहिए। पासपोर्ट एक्सपायर होने से कम 8 महीने पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, एनआईसी की कॉपी चाहिए होती है, ओरिजिनल एनआईसी आपके पास होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो है इसके लिए चाहिए होती है एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है जो नादरा इशू करता है। ये एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है कंपलसरी, जो लाजमी चाहिए होता है तुर्की का वीज़ा हासिल करने के लिए। अच्छा, एफआरसी की फ़ीस तकरीबन 1000 रुपये नादरा के चार्जेज हैं, वो लेके आपको उसी वक्त इशू कर देते हैं। वो उसके लिए आपको नादरा के ऑफिस जाना पड़ेगा, अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके वो एफआरसी आपको वो दे देंगे। अच्छा, एफआरसी दो तरह की होती है। अक्सर क्लाइंट पूछते हैं कि सर कौन सी एफआरसी चाहिए, किसके साथ चाहिए, वालदैन के साथ चाहिए, बहन भाइयों के साथ चाहिए, या आपकी फैमिली मतलब आपकी वाइफ आपके बच्चों के साथ चाहिए। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि एफआरसी अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर आपको एफआरसी आपकी फैमिली के साथ चाहिए, मतलब आपकी वाइफ और आपके बच्चों की डिटेल वाली एफआरसी चाहिए। और अगर आप अनमैरिड हैं तो फिर आपको एफआरसी चाहिए आपके वालदैन के साथ और आपके बहन भाइयों के साथ जिसमें डिटेल हो। अच्छा, एफआरसी के साथ अगर शादीशुदा हैं तो फिर आपको एक एमआरसी भी चाहिए होती है, मतलब मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको निकाहनामा बोलते हैं। निकाहनामा जो कंप्यूटराइज रजिस्टर्ड होता है, एक वो चाहिए। उसके साथ आपको चाहिए 2 अदद वाइट बैकग्राउंड तस्वीरें। ठीक है, जब भी आप तस्वीरें उतरवाएं अपने फोटोग्राफर को बता दें कि तुर्की के लिए चाहिए। उसका साइज़ होता है 2x2 इंच। 2x2 इंच की 2 अदद तस्वीरें चाहिए होती हैं। बैकग्राउंड वाइट चाहिए, मैट पेपर पे चाहिए, चमकदार पेपर या प्लेन पेपर ना हो, और आपकी जो पिक्चर है उस पर किसी किस्म की फिनिशिंग ना करवाएं। पिक्चर को एज इट इज़ लेना है। आपका जो फेस है पिक्चर का 80% हिस्सा कवर करना चाहिए। अगर आपकी पिक्चर ठीक ना हुई तो आपको दोबारा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, दोबारा अपलोड करना पड़ेगा, और जो ड्रॉप बॉक्स हैं, जेरीज वगैरह, वो आपको फिर रिजेक्ट करेंगे। वो दोबारा आपको तस्वीर उतरवानी पड़ेगी वहाँ से, और फिर फॉर्म दोबारा से रीफिल होगा। इसलिए कोशिश करें कि तस्वीर का रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आता है, उससे बचने के लिए तस्वीर अच्छी एम्बेसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतरवाएँ। अच्छा, तस्वीर हो गई, एफआरसी हो गई, पासपोर्ट, एनआईसी। इसके अलावा आपको चाहिए होता है प्रूफ ऑफ इनकम, कि आप क्या कारोबार करते हैं। अगर आपका कोई कारोबार है तो फिर कारोबार का सबूत, एनटी एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। और अगर आप जॉब वाले हैं तो फिर आपको कंपनी से 3 अदद लेटर हेड पर 3 अदद सैलरी स्लिप चाहिए होंगी। 3 अदद सैलरी स्लिप जिस पर साइन और स्टैम्प्ड हों आपके कंपनी के लेटर हेड के ऊपर। ये 3 चीज़ें आपका सबूत होगा कि आप जो काम कर रहे हैं वहाँ से आपको इतनी इनकम आ रही है। कोशिश कीजिए कि 3 महीने ये जो सैलरी अगर आपके बैंक अकाउंट में नहीं आती तो कोशिश कीजिए अपने एम्प्लॉयर को कहिए कि वो आपको सैलरी आपके अकाउंट में दे, जो ताकि आपका अकाउंट में शो हो कि ये आमदनी आपको कंपनी की तरफ से आती है। अच्छा, 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, और एक बैंक का मेंटेनेंस लेटर चाहिए होता है, बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। वो आप बैंक वालों को कहें तो वो आपको वो भी इशू कर देते हैं। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट के साथ बैंक में आपके पास एक अमाउंट जो है क्लोजिंग बैलेंस चाहिए होता है। वो उसकी भी एक तरीकाकार है कि जितना लोग अक्सर पूछते हैं कि कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए तुर्की का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, उसका ये एक तरीका है, कुलिया है, ये है कि अगर आपका 1.5 लाख रुपए खर्चा हो रहा है होटल अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फूड वगैरह डाल के, तो उसके हिसाब से उसको आप 1.5 लाख जो बनते हैं 1.5 लाख रुपए, उसको आप
3 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपका खर्चा 1.5 लाख है तो आपके पास 4.5 से 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस होना चाहिए। फिर वो आप बैंक स्टेटमेंट लें और आप अपनी FRC लें, अपना पासपोर्ट लें, और फिर उसके साथ आपको पासपोर्ट की डिटेल डालकर एक अदद चाहिए होटल बुकिंग। होटल बुकिंग 2 तरह की होती है, एक पेड होती है और एक पे टू होटल होती है। मतलब एक ऐसी बनती है कि आपने अभी फुल पेमेंट करनी होती है, एक होटल बुकिंग ऐसी होती है जिसमें आपने पहुंच के पेमेंट करनी होती है। तो आप अगर तो आपके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह है तो आप पेड कोशिश कीजिए कि पेड होटल बुकिंग लगाएं। उसको पेड होटल बुकिंग चाहिए। 5 to 7 डेज का वीज़ा अप्लाई कीजिए, इससे ज़्यादा हरगिज़ ना कीजिए, क्योंकि अगर आप इसके वीज़ा के ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, स्टेज बढ़ाएंगे, तो उसी हिसाब से फिर आपका खर्चा बढ़ेगा, उसी हिसाब से फिर आपको बैंक बैलेंस भी शो करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो पूरा एतमाद होता है कि ये आदमी कुछ थोड़े दिन के लिए जा रहा है। अगर आप ज़्यादा दिन डालेंगे तो फिर वो डाउटफुल होता है कि इतना दिन आप कैसे, मतलब अगर आप बिजनेसमैन है तो फिर आपका बिजनेस कौन संभालेगा इतने दिन, इस तरह काफ़ी शकूक व शुबहात उसके जहन में आएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि 5 से 7 दिन के लिए आप अपना ट्रैवल प्लान कीजिए। अच्छा, टिकट चाहिए होती है, आइटिनरी कंफर्म टिकट, इशू टिकट नहीं चाहिए होती, सिर्फ एक प्लान चाहिए होता है। वो किसी भी ट्रैवल एजेंट से आप कहें वो आपको बना देंगे, हमें कहें हम बना देंगे। और उसके बाद चाहिए होती है एक ट्रैवल इंश्योरेंस, जितने दिन आपने वहाँ स्टे करना है उतने दिन कवर करने वाली एक ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। तकरीबन 7 दिन की ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी 2000 के राउंड अबाउट बन जाती है। वो अभी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, आप किसी भी ट्रैवल एजेंट या इंश्योरेंस कंपनी से बनवा सकते हैं। 7 दिन की ट्रैवल इंश्योरेंस 30,000 यूरो को जो कवर करती हो, ऐसी इंश्योरेंस चाहिए, वो एक इंश्योरेंस चाहिए। और ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए, ये डॉक्यूमेंट लेकर आप जैरिस के ऑफिस जाकर इसको सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा, बाकी रहेगी बात फीस की, तो जैरिस की फ़ीस डालकर, एम्बेसी की फ़ीस डालकर तकरीबन 17,000 रुपये खर्चा होता है इंश्योरेंस के अलावा। 17,000 रुपये जैरिस वाले आपसे लेते हैं और आपको उसके अगेंस्ट स्लिप दे देते हैं और आपका पासपोर्ट जो है वो सबमिट हो जाता है। और तकरीबन 8 से 10 दिन के वर्किंग डेज में ये इसका जवाब आ जाता है। कोशिश कीजिए कि तमाम तर डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लगाएं, कोई फेक डॉक्यूमेंट ना लगाएं, क्योंकि आपके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स की इंक्वायरी की जाती है, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन का फ़ैसला होता है। तो अगर आपने एक बार गलत डॉक्यूमेंट, फेक डॉक्यूमेंट लगाए तो वो आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे, नेक्स्ट टाइम कभी आपको वीज़ा नहीं देंगे। इसलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाएं ताकि आपका वीज़ा ऑफिसर आपसे मुतमईन हो, जिस चीज़ की वो इंक्वायरी करे, जैसा आपने बताया वो बिल्कुल वैसा हो। अगर वो हो तो इंशाल्लाह आपको वीज़ा ज़रूर देगा। और कोशिश कीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स खुद तैयार करवाएं, अपनी आंखों के सामने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाएं। एजेंट्स हजरात कुछ ऐसे होते हैं जो फेक डॉक्यूमेंट लगा के आपका वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। उसमें कभी कभी तो ऐसा होता है कि वीज़ा लग जाता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। लेकिन उस तरह फेक डॉक्यूमेंट देके अगर आपने एक दफ़ा वीज़ा रिफ्यूज़ करवा लिया तो फिर नेक्स्ट टाइम कोई एम्बेसी आपको दोबारा वो वीज़ा नहीं देगी, क्योंकि एम्बेसी के रिकॉर्ड में होता है कि आपने एक दफ़ा फेक डॉक्यूमेंट लगाकर वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, ये मुख्तसर सी चीज़ें हैं जो अगर आपके पास हों तो आप इजीली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और तुर्की के वीज़ा के बहुत अच्छे ब्राइट चांसेस हैं कि वो आपको वीज़ा दे। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें प्लस पॉइंट ऐसी होती हैं जैसे ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए आपका, और एज फैक्टर हैं। तो इसलिए मेरा मशवरा आपको ये है कि अच्छी हैंडसम सैलरी होनी चाहिए आपकी, या हैंडसम बैंक बैलेंस आपके पास मौजूद होना चाहिए। इतना होना चाहिए ताकि आप उस ट्रैवल करने के बाद भी आपके पास कुछ पैसे बचें। इसलिए ये जितना ट्रैवल है, ट्रैवल का एक्सपेंसेस है, उससे 3 गुना ज़्यादा पैसे आपके पास होने चाहिए। अच्छा, दूसरा एक वजह रिफ्यूज़ल की ये भी होती है, अक्सर क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, ये स्टेटमेंट भी दी है, ये डॉक्यूमेंट भी दिए, इस तरह का हर चीज़ थी, फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो वीज़ा रिफ्यूज़ल की ना 3 मेन रीज़न एक्चुअली होती हैं। पहली रीज़न ये है कि आपने जो बैंक स्टेटमेंट दी है, जब आपने बैंक स्टेटमेंट ली उसमें अमाउंट थी, बैलेंस था, लेकिन आपने क्या किया, आपने
वीज़ा सबमिट करवाने के बाद वो पैसे निकाल लिए। जब वीज़ा ऑफिसर ने उसकी इंक्वायरी की तो पता लगा, बैंक से पता लगा कि उसमें कोई पैसे नहीं है, ये कम हो गए हैं, तो उस वजह से भी वो वीज़ा रिफ्यूज़ करता है। इसलिए जब भी आप वीज़ा अप्लाई करें, कोशिश करें कि जब तक वीज़े का आपका जवाब ना आए, डिसीजन ना आए, जब तक उसको पैसे को ना निकलवाएं। दूसरी वजह ये हो सकती है कि होटल बुकिंग या इंश्योरेंस वो आपकी फेक ना हो, क्योंकि ये दो चीज़ें भी वेरीफाई होती हैं। अगर आपने फेक इंश्योरेंस दे दी और वो वेरीफाई हुई और पता लगा कि फेक है, तो फिर उसकी वजह से भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। तीसरी वजह एक फ़ोन कॉल होती है। बेसिकली टर्की एम्बेसी 90% जो एप्लीकेंट्स हैं उनका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू करती है। जब आप पासपोर्ट डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं तो वेरी नेक्स्ट डे आपको कॉल करके वो आपका इंटरव्यू लेते हैं कि आया कि जो चीज़ें आपने बताई हैं वो चीज़ें मौजूद हैं, असल हक़ाइक़ हैं, आप वही बंदे हैं, और आप कितने दिन जाना चाहते हैं, सारी डिटेल जो आपने उनको बताई होती है उसके मुतालिक वो इंटरव्यू करते हैं। उसकी बेस पे फैसला होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है लोग फ़ोन नहीं पिक करते तो उनका भी वीज़ा रिफ्यूज़ किया जाता है। इसलिए कोशिश ये करें कि अपना फ़ोन ऑन रखें, राब्ता रखें और आपको तमाम तर मालूमात हो जो आपने उनको प्रोवाइड की है। अच्छा, एक चीज़ मेन चीज़ ऐसी है कि जब वीज़ा हम अप्लाई करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट के साथ एक वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर भी वो एम्बेसी रिक्वायर्ड करती है कि आप अपना प्लान हमें बताएं। तो उसके लिए ये होता है, जो बिजनेसमैन है वो तो अपने लेटर हेड के ऊपर एक डिटेल से उस रिक्वेस्ट लेटर बना के देते हैं। रिक्वेस्ट होती है वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर शॉर्ट टर्म का, कि जी मुझे इतने दिन का वीज़ा चाहिए, मेरा पर्पस जाने का ये है, ये मेरा होटल है, ये मेरी आमदनी, ये डिटेल बतानी पड़ती है। और अगर कोई वीज़ा अप्लाई करने वाला बिजनेसमैन नहीं है और वो है सैलरी पर्सन, तो फिर वो सादे कागज़ पे एक वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर लिखेगा। उसमें भी डिटेल सारी यही डालनी पड़ेगी कि मैं इस पर्पस के लिए जा रहा हूँ, इतने दिन के लिए जा रहा हूँ और इस दिन जा रहा हूँ, इस दिन वापस आऊँगा, ये मेरी होटल बुकिंग है, ये मेरी सैलरी है। और उसके साथ उसको एक एनओसी भी लगा के देनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉयर की तरफ से, जो कि उसके अपने एम्प्लॉयर के लेटर हेड पर लिखी होनी चाहिए। जो उसका एम्प्लॉयर होगा जहाँ वो काम करता है वो लिख कर देगा कि ये हम इसकी छुट्टी अप्रूव कर रहे हैं, ये वो हमारा परमानेंट एम्प्लॉय है और इस दिन जा रहा है और इस दिन वापस आ रहा है, और जब ये वापस आएगा तो इसकी जॉब एज इट इज़ मौजूद होगी, ये आके हमारे पास काम करेगा। तो ये 2-4 चीज़ें हैं, ये आप कंप्लीट करें और जैरिस के ऑफिस चले जाएं, फीस लें, इंशाल्लाह सबमिशन हो जाएगी, 8 दिन में जवाब आ जाएगा और बहुत ब्राइट चांस है कि आपको वो वीज़ा दे देगा, बजाय इसके कि आप किसी एजेंट को दें, वो आपके फेक डॉक्यूमेंट लगाए और आपको रिफ्यूज़ करवा दें। इसलिए दोस्तों कोशिश करें कि हर चीज़ एक्यूरेट हो और तमाम तब बताई गई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप अपनी फ़ाइल तैयार करें। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप हमें व्हाट्सएप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर देंगे, हम आपके डॉक्यूमेंट रेडी भी कर देंगे और इसके रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी मेरी बात और आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आपका वीज़ा लगेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।